एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं सब लोग। एक नया देश बन रहा है और उस देश को चलाने के लिए एक रूल बुक लिखनी है। राइट। एकदम ब्लैंक स्लेट। हाँ। और अब सामने दुनिया भर के बेस्ट कानून, बेस्ट सिस्टम्स और बेस्ट रूल्स का एक पूरा कैटलॉग रखा हुआ है। बस उनमें से पिक एंड चूज करना है। जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। एग्जैक्टली। आई मीन 1947 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एग्जैक्टली यही किया था। इस डीप डाइव में सभी एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। बिल्कुल। और आज हम बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हाँ, आज का फोकस बहुत ही हाई एनर्जी और एक्शन पैक्ट होने वाला है। एकदम वही वाइब है जैसे एक सीनियर अपने जूनियर्स को इस देश की सबसे बड़ी रूल बुक के सीक्रेट्स बता रहा हो। सो आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। आई मीन इसे ऐसे ही ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करके तो नहीं बनाया गया था। राइट। इंडिया की डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को बहुत ही मेटिकुलसली इंटीग्रेट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें हर एक डिटेल का अपना एक लॉजिक है। हाँ, और इस डीप डाइव का एक स्ट्रिक्ट रूल है जिसको हम बोलते हैं जीरो स्किपिंग रूल। दिए गए सोर्स मटेरियल का 100% डेटाबेस आज हम कवर करेंगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम में हर एक फैक्ट क्रूशियल होता है। एग्जैक्टली। एक भी फैक्ट मिस नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम सॉलिड फाउंडेशन पर बना है। और जब एक थरो एनालिसिस की बात आती है तो इस टॉपिक को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि देश का सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए भी जरूरी है। सही कहा। सो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले उन दो कंट्रीज की बात करते हैं जिनका इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर सबसे डीप इन्फ्लुएंस रहा है। वो हैं यूके यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए। मेक सेंस। बिना किसी रैंडम जंप के एकदम बेस लेवल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूके पर आते हैं। हाँ, लॉजिकली देखा जाए तो 200 साल तक उनका रूल था, तो उनके सिस्टम का असर होना सबसे नेचुरल था। लेकिन स्पेसिफिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स मैच करने आते हैं। राइट। अगर ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जो पॉलिटिक्स है उसका पूरा ढांचा यूके से आया है। टोटल 10 कोर कॉन्सेप्ट्स वहां से लिए गए हैं। ओके, 10 पॉइंट्स। लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी देश एक संसद या पार्लियामेंट के थ्रू चलेगा जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट भी जुड़ा होगा ना? हाँ, इसके साथ ही जुड़ा है दूसरा पॉइंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब है द्विसदन, जैसे यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। ओ अच्छा, वैसे ही हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हैं। ये तो हमारे घर के बेसिक आर्किटेक्चर जैसा हो गया। एग्जैक्टली। ये दो अलग हाउसेस का लॉजिक इसलिए था ताकि हर कानून पर डबल चेकिंग हो सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर है। राइट। चौथा कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। एक बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा, उस पर डिबेट कैसे होगी और वो लॉ कैसे बनेगा, ये पूरी प्रक्रिया यूके से ली गई है। समझ गया। अब संसद है तो वहां डिबेट होगी, शोर शराबा भी होगा, उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई चाहिए। एकदम सही पकड़ा। इसलिए पांचवा पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ द स्पीकर एंड देयर रोल। लोकसभा में स्पीकर का जो पावर और अथॉरिटी है वो डायरेक्टली ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है। जिसे हम टीवी पर देखते हैं, स्पीकर सबको शांत करवाते हैं। तो संसद का स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद छठा पॉइंट है कैबिनेट सिस्टम। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहम मिनिस्टर्स की टीम यानी कैबिनेट के पास होती है। राइट, जो एवरीडे डिसीजंस लेते हैं। और क्या ऐड होता है यूके से? सातवां पॉइंट इससे थोड़ा अलग लेकिन बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसद में फ्रीली डिबेट करने के लिए एमपीज को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं ताकि वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। राइट। एग्जैक्टली। अब आठवां पॉइंट सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा है, सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में चाहे कोई किसी भी स्टेट का रेजिडेंट हो, उसके पास सिर्फ एक पासपोर्ट होता है। हाँ, हम स्टेट्स के सिटीजन्स नहीं हैं, सिर्फ देश के सिटीजन्स हैं। नौवां पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, प्रेरोगेटिव रिट्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एस्पिरेंट्स के लिए। बेसिकली सुप्रीम और हाई कोर्ट्स जो स्पेशल ऑर्डर्स इश्यू करते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। अगर पुलिस किसी को बिना वजह डिटेन कर ले तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट इश्यू करती है। ओ वाओ, यानी ब्रिंग द बॉडी, और उसकी आजादी इंश्योर करती है। ये स्पेसिफिक रिट सिस्टम यूके से आया है। हाँ बिल्कुल।
और आखिरी यानी 10वां पॉइंट जो यूके से लिया गया है उसमें बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है। वो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आने वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। ये जो 10वां पॉइंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें एक बड़ा डाउट बार बार सामने आता है। कैसा डाउट? अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से आया तो फिर अमेरिका से क्या आया? एग्जाम में इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि टर्म्स इतने सिमिलर हैं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया। इसका मतलब होता है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है। राइट, वो सामने वाले का स्टेटस नहीं देखता। एग्जैक्टली। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये किसी भी स्पेशल प्रिविलेज को मना करता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसए से हमने लिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? ये यूके वाले कॉन्सेप्ट से अलग कैसे है? यूएसए का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका लॉजिक है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं इसको? हाँ, देखो, अगर एक अरबपति और एक डेली वेज वर्कर पर सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया जाए तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये अनफेयर है। एग्जैक्टली। इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन स्टेट को अलाउ करता है कि वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए उनकी कंडीशन के हिसाब से रूल्स बनाए। दोनों मिलकर फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनते हैं। हाँ, क्या जबरदस्त क्लैरिटी है। यूके कहता है कि कोई वीआईपी नहीं और यूएस कहता है कि जरूरत के हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था यूएसए से हमारा पहला पॉइंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अलावा यूएसए से 9 और क्रूशियल एलिमेंट्स आए हैं। लेट्स लिस्ट देम डाउन। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। हमारे पूरे मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर हुआ है। तीसरा पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, क्योंकि यूके का तो अनरिटन था ना? हाँ, यूएस दुनिया का पहला बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और वही आइडिया इंडिया ने अडेप्ट किया। चौथा पॉइंट है हमारा प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। ओह हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शुरुआत एकदम यूएस स्टाइल है। और पावर्स की डिवीजन में क्या किया गया? पांचवा और छठा पॉइंट जुडिशरी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। पांचवा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी हमारी न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के दबाव में काम नहीं करेगी। एग्जैक्टली। और छठा है जुडिशियल रिव्यू की पावर। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब यूएसए ने जुडिशरी को एक सॉलिड चेक एंड बैलेंस वाला टूल बना दिया। और बाकी के 4 पॉइंट्स? 7वां पॉइंट इज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 8वां पॉइंट इसी ऑफिस से जुड़ा है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना हो तो उसकी एक बहुत डिटेल्ड लीगल प्रक्रिया होगी। हाँ, वैसी जैसे यूएस में होती है। 9वां पॉइंट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और 10वां पॉइंट इन सबको बाइंड करता है। वो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 गवर्नमेंटल ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर्स का एक प्रॉपर बंटवारा। ये यूएसए का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वाह, तो राइट्स और पार्लियामेंट का फाउंडेशन सेट हो गया। एक तरफ यूके का रोजमर्रा का सिस्टम और दूसरी तरफ यूएसए का चेक एंड बैलेंस वाला पावर स्ट्रक्चर। सिस्टम तो बन गया, लेकिन एक चैलेंज था। क्या चैलेंज? भारत इतना बड़ा देश है, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसी डिवाइड होगी ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। इसलिए अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर, जिसके 2 मेन पिलर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखते हैं। आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हेवी बेस है, राइट? बिल्कुल। यहां से 8 मेजर एलिमेंट्स लिए गए हैं। पहला है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर सरकार होगी। ओके। और दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी सेंट्रल के लिए यूपीएससी और स्टेट्स के लिए स्टेट पीएससीज। लेकिन एक मिनट, एक पूरा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? 1935 का एक्ट तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था। तो आजादी के बाद इस देश ने अपने ऑप्रेसर का ही बनाया हुआ सिस्टम बेस क्यों मान लिया? उसमें ऐसा क्या था? ये काफी डीप पॉइंट है। देखो, जब देश आजाद हो रहा था तो एडमिनिस्ट्रेशन को जीरो से स्टार्ट करना बहुत डेंजरस होता। 1935 का एक्ट एक चलता फिरता वेल ऑयल्ड मशीन था।
एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जिसको बेस बनाकर उसमें नए फीचर्स डालना ज्यादा प्रैक्टिकल था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनोलॉजी एकदम परफेक्ट फिट है। इसीलिए वहां से चौथा पॉइंट लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजंस। पांचवा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी पुलिस, रेवेन्यू और सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा थे। राइट। जुडिशरी के मामले में छठा पॉइंट, जुडिशरी सिस्टम का बेस स्ट्रक्चर वहां से मिला। सातवां पॉइंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हालांकि ब्रिटिश टाइम में ये लिमिटेड थी, लेकिन स्टेट्स को थोड़ी पावर देने का आइडिया वहीं से आया। एग्जैक्टली। और आठवां पॉइंट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब है कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सब एक ही चेन में जुड़े हुए हैं। हाँ, यूएस की तरह अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग फाइनल कोर्ट्स नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, 1935 का ओएस तो मिल गया। पर इसको अपग्रेड कैसे किया गया? कनाडा का क्या रोल था इस फेडरल स्ट्रक्चर में? कनाडा ने इस ओएस को एक नया सिक्योरिटी अपडेट दिया। अगर आपकी एनालॉजी यूज करूं तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 मेन पॉइंट्स आए। ओके, तो क्या अपडेट किया उन्होंने? देखो, 1935 के एक्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर तो दे दिया, लेकिन आज़ादी के टाइम देश पार्टीशन के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में एक पावर पैक्ड सेंटर चाहिए था ताकि देश टूट न जाए। ओह, इसलिए पहला पॉइंट कनाडा से आया, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ रोबस्ट सेंटर, यानी स्टेट और सेंटर दोनों होंगे, लेकिन सेंटर का पलड़ा भारी होगा। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है रेजिडियरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर। लिस्ट सिस्टम में जो टॉपिक्स छूट गए या फ्यूचर में नए आए, उन पर डिसीजन लेने की पावर स्ट्रिक्टली सेंटर की होगी। जैसे आज के टाइम में साइबर लॉज हैं, उन पर सेंटर ही लॉ बनाता है। राइट। तीसरा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 एक्ट से आया था। लेकिन उन गवर्नर को सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाना, ये कनाडा का कॉन्सेप्ट है, ताकि सेंटर स्टेट्स पर एक नजर रख सके। ये गवर्नर वाला डिफरेंशिएशन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए काफी शार्प पॉइंट है। स्टूडेंट को किसी लीगल पॉइंट पर एडवाइस चाहिए हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कनाडा से उठाया गया और इन सब का रिजल्ट निकलता है पांचवा पॉइंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वाजी फेडरल नेचर। क्वाजी फेडरल यानी हम पूरी तरह स्ट्रिक्ट फेडरल नहीं है जहां स्टेट्स अपनी मर्जी चलाएं। हाँ, हम क्वाजी फेडरल हैं। नॉर्मल डेज में फेडरल, पर क्राइसिस में सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। ब्रिलियंट। तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर एकदम सॉलिड बन गया, लेकिन एक स्ट्रांग और स्मूथ रनिंग मशीन के आगे उसकी आत्मा क्या होगी? एक नेशन के तौर पर फिलोसॉफिकल स्टैंड क्या होगा? वही सबसे जरूरी चीज है। राइट। स्टेट की 4 ड्यूटीज होंगी और सिटीजन्स की क्या? इसको डिकोड करने के लिए अब हम इन 3 देशों के सोर्सेस पर चलते हैं, आयरलैंड, यूएसएसआर यानी आज का रशिया, और फ्रांस। लेट्स अनपैक द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। आयरलैंड से 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। पहली क्या है? पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। ये स्टेट के लिए एक तरह के मॉरल गाइडलाइंस और टारगेट्स हैं। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। एग्जैक्टली। हालांकि आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर सरकार की पॉलिसी इन्हीं पर बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आयरलैंड से लिया गया वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ओह, आई सी। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड से 12 मेंबर्स को सीधे राज्यसभा भेजना, ये कॉन्सेप्ट आयरिश है। बिल्कुल। डीपीएसपी से स्टेट के पास एक टारगेट सेट हो गया। अब सोचते हैं सिटीजन्स के बारे में। इसके लिए क्या यूएसएसआर का सिस्टम रेफर किया गया? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन यानी रशिया से 3 मेजर एलिमेंट्स आए हैं। पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी स्टेट के बाद नागरिकों का भी तो कुछ फर्ज बनता है देश के प्रति, जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। ये कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से इंस्पायर हुआ। राइट। दूसरा, हमारे प्रियम्बल में जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये डायरेक्टली रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल से इन्फ्लुएंस हुए। और तीसरा कॉन्सेप्ट? तीसरा कॉन्सेप्ट जो डेकेड्स तक इंडियन इकोनॉमी का इंजन रहा, वो था 5 ईयर प्लान्स या पंचवार्षीय योजनाएं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का बैलेंस नोटिस किया जा सकता है। क्या बैलेंस? देखो, आयरलैंड से आई स्टेट की ड्यूटी, जिसे हम डीएसपीपी बोलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर से आई सिटीजन्स की ड्यूटी, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट हो गई। हाँ, ये तो एक परफेक्टली इंजीनियर्ड बैलेंस है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए राइट्स और ड्यूटीज दोनों पैरेलल चलने चाहिए। एकदम सही। अब फिलॉसफी सेक्शन के तीसरे देश पर चलते हैं,
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस से हमने दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। पहला है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या लॉजिक है? इसका सिंपल येट पावरफुल लॉजिक है कि देश का हेड चुना हुआ इंसान होगा, कोई हेरिडिटरी राजा या रानी नहीं। यूके और इंडिया में यही सबसे बड़ा फर्क है। राइट, यूके एक मोनार्की है और इंडिया एक रिपब्लिक है। और प्रियम्बल में जो हेवी ड्यूटी वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए? वो दूसरा पॉइंट है। प्रियम्बल में शामिल आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइकॉनिक नारे थे जिन्हें पढ़कर पूरी दुनिया की सोच बदली। हाँ, और ये हमारे संविधान के कोर फिलोसॉफिकल पिलर्स बन गए। ब्यूटीफुल। तो स्ट्रक्चर बन गया, फिलॉसफी और ड्यूटीज भी सेट हो गईं। लेकिन फाइनली इस मशीन को स्मूथली रन करने के लिए मेंटेनेंस टूल्स भी तो चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। अगर आगे चलकर कोई डेडलॉक आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? या इमरजेंसी हैंडल कैसे होगी? या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन में कुछ चेंज करना पड़े तो वो ऑपरेशनल टूल्स कहाँ से आए? इसके लिए अब हम आखिरी लिस्ट पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और जापान। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ से ऑपरेशंस के कौन से टूल्स मिले? यहाँ से 4 स्पेसिफिक टूल्स लिए गए हैं। पहला है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। मतलब कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे एजुकेशन या फॉरेस्ट जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। राइट, ये लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आई। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ट्रेडर बिजनेस कर सके, स्टेट बॉर्डर्स रुकावट ना बने। ये दो तो ऑपरेशंस के लिए काफी लॉजिकल टूल्स हैं। बाकी दो क्या हैं ऑस्ट्रेलिया से? तीसरा टूल ने डेडलॉक सॉल्वर है। अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पे टकरा जाएं और अग्री ना करें तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविजन है। ओह, दोनों को एक साथ बिठाकर वोटिंग करवाना, ये ऑस्ट्रेलियन आइडिया है। हाँ, और चौथा पॉइंट एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल है, लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। वेट, रियली? प्रियम्बल का बेसिक आइडिया तो यूएस से आया था ना? हाँ, आइडिया और वी द पीपल यूएसए से आया था, लेकिन जिस फ्लो और लैंग्वेज में उसको ड्राफ्ट किया गया है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग स्टाइल से इंस्पायर हुआ है। वाओ, ये सटल डिटेल्स ही असल अंडरस्टैंडिंग बनाती हैं एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू जर्मनी, स्पेसिफिकली वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसमें क्या खास था? वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से 2 मेजर पॉइंट्स आए हैं। पहला है इमरजेंसी पावर्स। लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी पावर? वो जिसमें नेशनल इमरजेंसी के दौरान सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है। और दूसरा है प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द प्रोक्लेमेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी लगाई कैसे जाएगी और सेंटर का स्टेट्स पर उस वक्त क्या कंट्रोल होगा? एग्जैक्टली। असल में वाइमार रिपब्लिक की इंस्टेबिलिटी ने सिखाया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कमांड का होना कितना जरूरी है। पता है, ये तो पूरे सिस्टम का एक इमरजेंसी ब्रेक लग रहा है। जब नॉर्मल मशीनरी फेल होने लगे और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा हो तो इस ब्रेक को खींच दो। और उसके बाद सिटीजन्स के नॉर्मल राइट्स होल्ड पर चले जाएंगे और पूरा सिस्टम डायरेक्टली सेंटर के पास आ जाएगा। एकदम एक्यूरेट और विजुअल एनालॉजी है। आगे बढ़ते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो, वक्त के साथ उसमें चेंज तो लाना पड़ता है। बिल्कुल, ये प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। यहाँ से 2 पॉइंट्स आए। पहला और सबसे वाइटल, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में नए कानून जोड़ना या पुराने हटाने की प्रोसेस का फॉर्मूला यहीं से मिला, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ फ्रीज ना हो जाए बल्कि इवॉल्व होता रहे। सही कहा। और दूसरा टूल है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली जनता से नहीं चुने जाते, बल्कि स्टेट की असेंबलीज उन्हें चुनती हैं, एक स्पेशल प्रोपोर्शनल वोटिंग टेक्निक से। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स इलेक्शन मैथ साउथ अफ्रीका से ली गई है। एक्सीलेंट। अब एक लास्ट लेकिन सबसे फैसिनेटिंग कंट्री बचती है हमारी लिस्ट में, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जापान से सिर्फ 1 मेजर कॉन्सेप्ट लिया गया है, लेकिन लीगल एंगल से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो क्या है? वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसे सुनने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। स्पेशली यूएस वाले कॉन्सेप्ट से इसका क्या कंपैरिजन बनता है? इसको यूएसए के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ कंट्रास्ट करके समझना बेस्ट रहता है। देखो, यूएसए में अगर कोई कानून बनता है तो वहां की कोर्ट ये चेक करती है कि क्या ये कानून फेयर, जस्ट और लॉजिकली सही है। उसे ड्यू प्रोसेस कहते हैं, राइट? हाँ,
पर जापान से जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया ने लिया, उसका अर्ली मतलब ये था कि इंडियन कोर्ट्स सिर्फ ये देखेंगी कि संसद ने कानून बनाते वक्त सारे स्टेप्स और रूल्स ठीक से फॉलो किए हैं या नहीं। ओह, यानी सिर्फ प्रोसीजर चेक करेंगे, नियत नहीं। एग्जैक्टली। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन ब्रॉड कर दी थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम जापान से एग्जैक्टली ये प्रोसीजरल चेक का आइडिया अडॉप्ट किया गया था। कमाल का डिस्टिंक्शन है। ड्यू प्रोसेस में कोर्ट लॉ की नियत देखती है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड में कोर्ट लॉ बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका चेक करती है। सुपर्ब। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए लिटरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी एस्पिरेंट्स एक नजर पीछे डालिए। आज इस सेशन में हमने 100% डेटाबेस कवर कर लिया है। एक बेसिक आर्किटेक्चर मिला यूके से, जुडिशरी और राइट्स को सिक्योर किया यूएस ने, 1935 एक्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया और कनाडा ने उसको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी दी एक रोबस्ट सेंटर के साथ। आयरलैंड, रशिया और फ्रांस ने फिलॉसफी और बैलेंस दिया। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और जापान से पूरे देश को ऑपरेशंस और ट्रबल शूटिंग टूल्स मिल गए। इस सिंगल डीप डाइव के बाद इस टॉपिक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा जिसको हमने लॉजिकली डिकोड ना किया हो। बिल्कुल। इस इन्फॉर्मेशन को अगर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स की तरह रटने के बजाय एक लॉजिक और स्टोरी की तरह देखा जाए तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सच बात है। बैकग्राउंड कंटेक्स्ट हमेशा डेटा को याद रखने में मदद करता है। आज के इस डिस्कशन के बाद एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट किया हुआ असाइनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक हाईली स्मार्ट, डीपली रिसर्च्ड और परफेक्टली कस्टम मेड मास्टरपीस है। आई एग्री। अब इसके पहले कि हम साइन ऑफ करें, मैं सभी के लिए एक थॉट प्रोवोकेशन छोड़कर जाना चाहता हूं। बस इमेजिन कीजिए कि 1947 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बड़ा ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, उस वक्त उनके पास आज के जमाने जैसा हाई स्पीड इंटरनेट होता। ओह, मतलब दुनिया भर का लाइव डेटा होता उनके पास। एग्जैक्टली। तो क्या उस रिसर्च प्रोसेस में दुनिया के कुछ और नए कॉन्स्टिट्यूशंस या डिजिटल एज के आइडियाज भी इस रूल बुक में शामिल होते? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है सोचने के लिए। अगर वो आज लिखा जाता तो इंटरनेट प्राइवेसी या एआई जैसी बातों का इम्पैक्ट इसमें कैसे दिखता? इस बारे में दिमाग जरूर दौड़ाइएगा। ये टॉपिक सोचने पर मजबूर तो करता है। सो सब लोग पढ़ाई जारी रखिए, इस आर्किटेक्चर की गहराई को एंजॉय करते रहिए और हमेशा क्यूरियस बनिए। अगली बार एक और नए और एक्साइटिंग डीप डाइव के साथ मिलते हैं।